हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं क्लास 12th की जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं विद हिंदी। चूँकि मैं इसके 2 पार्ट पहले भी करा चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। सबसे पहले तो महात्मा गांधी के बारे में बताई हूँ मैं उसमें, और 5 तक मैं करवा चुकी हैं। यहाँ पार्ट 5 तक करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से, देखिए टिक भी किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूँगी इसका। तो इसीलिए आप वहाँ से जाके ज़रूर देखें मेरी पुरानी वीडियोज़। और मैं जो टाइम टेबल आपको दी थी क्लास 12th के लिए कल, तो उस टाइम टेबल को भी आप ज़रूर एक बार देख लें। उसी टाइम टेबल के अनुसार आपको वीडियोज़ मिलेंगी। क्योंकि मैंने 2 पिछले क्लास बोर्ड पे आके करवाई थी और ये ऑफ बोर्ड करवा रही हूँ। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि मुझे लगा कि जब एक्सप्लेनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें ऑन बोर्ड आने पे, क्योंकि एक दिन में बहुत कम ही पार्ट हो पाता है ऑन बोर्ड में। इसीलिए मैं ऑफ बोर्ड बताऊंगी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास की अभी बुक्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि सारे बुक्स की दुकानें तो अभी लॉकडाउन में बंद रहती है। तो यही वजह है कि मैं आपको ऑफ बोर्ड करवा रही हूँ, और सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैं ऑफ बोर्ड करवाऊँगी। बाकी जो भी होंगी इसके बाद समरीज, ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन आंसर, वो सब मैं ऑन बोर्ड आके बताऊँगी, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी क्वेश्चन आंसर से सारे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं शुरू से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो चूंकि इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई ये चैप्टर है। इसमें सबसे पहले तो महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है, लेखक का परिचय दिया गया है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 1869 में हुआ। इन्हें बापू के नाम से जाना जाता है और फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो रचना है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से ली गई है। ये सारी बातें इसमें बताई गई। उसके बाद गांधी जी के बारे में बताया गया है कि ये 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय सभ्यता में, यानी कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ था कि भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का इस पूरे पार्ट में, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच तुलना की गई है कि क्या अंतर है दोनों की सभ्यता में। तो चलिए अब आगे यहाँ से दिया हुआ था, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, आप पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद फिर है इनके बारे में बताया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस तरह से पश्चिमियों से भिन्न है और क्या क्या रीजन्स है इसके बारे में सब बताया गया है। कि मिस्र ख़त्म हो गया, यूनान ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी जो ये बचा हुआ है हमारी सभ्यता, भारत अभी तक भी बची हुई है। सारे सभ्यता मिट गए, पश्चिमी सभ्यता में बदल गए जापान, लेकिन भारत इतनी पुरानी ग्लोरी को अभी भी अपनाए हुए है। तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अब चलिए हम पार्ट 6 से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और आज काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ए मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। यहाँ दिया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति खुश है क्योंकि वो अमीर है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। तो यहाँ साफ साफ कहा गया है कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अगर अमीर है तो वो रिच है तो वो अमीर है और वो खुश है, और यदि वो गरीब है तो वो दुखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, यानी कि जो अमीर व्यक्ति है वो प्राय, ऑफन का मतलब प्राय होता है, वो प्राय दुखी देखे गए हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि जो अमीर होते हैं वो भी दुखी होते हैं और प्राय दुखी देखे भी गए हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो खुश देखे गए हैं। उसके बाद है मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, यानी कि मिलियंस का मतलब लाखों होता है, 10 लाख। तो यहाँ मिलियंस है तो मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, यानी कि लाखों लोग हमेशा पुअर रहेंगे, हमेशा गरीब रहेंगे। तो क्या वो लाखों लोग हमेशा दुखी रहेंगे? ऐसा नहीं है। उसके बाद है देखिए, ऑब्जर्विंग ऑल दीस आवर एंसेस्टर्स डिजूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स। डिजूडेड का मतलब यहाँ होता है रोकना, यानी मना करना। तो ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ऑब्जर्विंग का मीन्स मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का प्रयोग करना, प्रेक्षण करना, जानना, समझना, यानी कि इन सब चीज़ों को देखकर हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स मीन पूर्वज, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें लग्जरी लाइफ, यानी कि विलासिता, आप लोग सुनते होंगे कि वो लग्जरी लाइफ जीता है, बहुत अमीर है, तो हमारी विलासिता और आनंद के लिए हमें रोका।
हमें विलासिता और आनंद भरे जीवन से रोका हमारे पूर्वजों ने इन सब को देखते हुए, यहाँ ये कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए, वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि हम जो हैं वी हैव मैनेज्ड, हमने मैनेज किया, और जो हमेशा से, जो हज़ारों वर्षों से चलते आ रहे थे, जो हल चलाना, जो खेती करना, वो हम आज भी कर रहे हैं। सेम काइंड ऑफ फ्लो, आज भी वही काम हम करते जा रहे हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज that we had in former times and our indigenous education remains the same as before, यानी कि हाँ, इंडिजिनस का मतलब होता है कि स्वदेशी, यानी कि हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है। तो यहाँ क्या दिया हुआ, वी हैव रिटेन एज सेम काइंड ऑफ कॉटेज, यानी कि हम लोग पहले की तरह ही, सेम काइंड ही कॉटेज, सेम टाइम कृषि कर रहे हैं, सेम तरह से कपास उगा रहे हैं, और फॉर्मर टाइम्स, और अपने जो पहले के समय थे उसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, यानी कि हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है, हमारी जो भारतीय शिक्षा है, रिमेन्स द सेम एज बिफोर, वो भी पहले की तरह ही है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। तो वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉरेंडिंग कंपटीशन, लाइफ कॉरेंडिंग का मतलब होता है कि जीवन भ्रष्ट करने वाला कंपटीशन। तो यहाँ कह सकते हैं कि वी हैड नो सिस्टम, हमारे पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं, कोई सिस्टम नहीं है जो कि लाइफ भ्रष्ट करने वाली कंपटीशन हो, यानी कि लाइफ भ्रष्ट करने वाली प्रतियोगिता हो, ऐसी हमारे पास कोई भी प्रणाली नहीं है। इच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, और शायद मिटा हुआ मेड होगा, मेड एंड चार्ज ए रेगुलर बेज, यानी कि हमारी जो प्रत्येक की अपनी अपनी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब पेशा होता है, प्रत्येक की अपनी अपनी पेशा है, और वे वहाँ मजदूरी करते हैं, और वहाँ पे जो भी चार्ज होता है वो आराम से लेते हैं, सब अपने अपने पैसे में रहते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं है, इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि हमें मशीनरी का आविष्कार करने नहीं आता, यानी कि जो जो चीज़ें विदेशियों ने किया है, पश्चिमियों ने नए नए जो आविष्कार किए हैं, तो ये महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें मशीनरी का आविष्कार करना नहीं आता है। बट आवर फोर फादर्स में भी मीन्स भी यही होता है, पूर्वज, एंसेस्टर्स, जिसे आप अभी तक पढ़ रहे थे। तो हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम ऐसी चीज़ों में अपना दिल लगाएंगे, सेट हार्ट्स, अगर ऐसी चीज़ों में हम अपना दिल लगाएंगे तो वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मॉरल फाइबर, तो हम लोग स्लेव्स मीन्स गुलाम होता है, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे, और अपना जो मॉरल फाइबर, यानी कि हमारा जो चरित्र है, हमारा जो नैतिक मूल्य है, वो समाप्त हो जाएगा, लॉस हो जाएगा वो। देयरफॉर वे इसीलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन वे इसीलिए जो अपने ड्यू डेलिब्रेशन थे उनके आधार पे कह रहे हैं कि डिसाइड किए, जो डेलिब्रेशन का मतलब विवेचना होता है, यानी विचार विमर्श के आधार पर वे डिसाइड किए कि वी शुड ओनली डू वाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट्स, यानी कि हमें वही करना चाहिए जो हम अपने पैर और हाथ के बल पे कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसीलिए वो एक कहते हैं कि आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, विचार विमर्श के बाद वे हमें कहते हैं, हमें समझाते हैं कि हमें वही करना चाहिए जो कि हम अपने हाथ और पैर के बल पे कर सकते हैं। जैसे कि आप मेहनत मजदूरी देख लीजिए, कोई भी मिस्त्री है, कोई भी मजदूर है, वो अपने हाथ पैर के बल पे तो कोई भी चीज़ें करता है, वो किसी मशीन का तो यूज़ नहीं करता है। तो दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, यानी कि वे देखे हैं, दे सॉ, पास्ट टेंस में यहाँ सॉ देखिए, सीखा, उन्होंने देखा है कि जो हमारी जो रियल हैप्पीनेस, यानी हमारी जो वास्तविक खुशी है, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य जो है, कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, वो हमारे प्रॉपर यूज, हमारे हाथ पैर के यूज के आधार पर ही, हमारे हाथ पैर के उपयोग करने से ही अच्छी है, उचित है, उपयोगी है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि हमें हमेशा अपने हाथ पैर का उपयोग करना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी का कहना था कि हमें वही ज्ञान लेनी चाहिए, वही शिक्षा, जिसमें कि वही काम करना चाहिए जिसमें कि हमारे हाथ पैर का उपयोग हो सके। उसके बाद आगे देखिए क्या है, आप लोग आई होप की बुक निकाल लिए होंगे और उसमें लाइन बाय लाइन पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा पढ़ने से आप समझिएगा, तभी आप समरीज कर पाइएगा, ऑब्जेक्टिव्स कर पाइएगा। क्योंकि जहाँ देखिए यहाँ पर रेस्टलेस बर्ड, ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, होम रूल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, तो ऑब्जेक्टिव्स इसी बुक से निकल कर आती है, इसीलिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव कवर करना है तो पहले इसका अर्थ आपको एक्सप्लेनेशन समझना होगा। तो आप लोग चलिए अब आगे देखते हैं 7th नंबर पार्ट में क्या कहा जा रहा है।
they further reasoned that reasoned यहाँ past tense में है, they further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them। यानी कि इनका कहना है इनकम्ब्रेंस मीन्स होता है बोझ, जिसे आप बोझ कहते हैं, और स्नेर मीन्स होता है जाल। जाल का मतलब होता है जिसमें कि एक बंधन हो, वो जाल। तो द फर्दर रीजन, सबसे पहला रीजन यह है फर्दर रीजन, आगे का रीजन यह है कि दैट लार्ज सिटीज़ यानी कि बड़े बड़े जो शहरें हैं वहाँ जाल है। किस तरह का जाल है? तो बोझ का जाल है। एंड द पीपुल वुड नॉट हैप्पी दे, वहाँ पर लोग खुश नहीं रह सकते, वहाँ बेकार की बोझें हैं लोग पर, बेकार की प्रलोभन जिसे लोभ कहते हैं, लोभ का एक जाल है जो बेकार है, जो बोझ है, जिसमें कि लोग खुश नहीं रह पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स, वहाँ पे थिप्स देखिए प्लूरल है, थिप का चोर का प्लूरल, यानी कि वहाँ पे वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स, वहाँ चोरों के झुंड होंगे। एंड रॉबर्स, वहाँ चोरों के झुंड होंगे। एंड रॉबर्स, यहाँ देखिएगा, एंड रॉबर्स प्रोस्टिट्यूशन, एंड रॉबर्स प्रोस्टिट्यूशन, रॉबर्स का मतलब डाकू होता है, तो रॉबर्स के जो प्रोस्टिट्यूशन है, 1 सेकेंड दिखाती हूँ, रॉबर्स के जो प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूशन मीन्स वैश्यागृह होता है, तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ रॉबर्स के झुंड, चोरों के झुंड और वैश्याओं के झुंड होते हैं। एंड वाइस फ्लोरिशिंग, वाइस का फ्लोरिशिंग का मतलब है कि वहाँ पर हम इस तरह के जीवन यापन करेंगे तो फूल फल नहीं सकते, यानी कि हम अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, फूल फल नहीं सकते हैं। इन दैम एंड द पुअर, दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और वहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं वे अमीरों के द्वारा लूटे जा सकते हैं, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। दे वेर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, और वे अपने ही गांव में संतुष्ट हैं, छोटे से अपने गांव में वे संतुष्ट रहते हैं, इसीलिए वहाँ बड़े शहरों में उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका साफ साफ कहना था कि बड़े शहरों जो होते हैं वो बुराइयों का एक झुंड है, वहाँ बुराइयाँ अधिक होती है, इसीलिए जो हमारे गाँव के लोग हैं वे वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, तो आगे कहा जा रहा है कि दे शॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, यानी कि जो हमने देखा है कि जो हमारे यहाँ के राजा होते हैं, यानी धरती पर के राजा होते हैं, वो और उनकी तलवारें नीति शास्त्र के आगे बेकार है, यानी कि नीति शास्त्र जो एथिक्स है, एथिक्स के आगे यहाँ की तलवारें, इन राजाओं की तलवारें बेकार है। एंड दे देयरफॉर, और वे इसीलिए कहते हैं कि हेल्ड द सॉवरिंग्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू दिस ऋषिज एंड द फकीर्स, और यही वजह है कि धरती पर के राजा, ऋषि और फकीरों के आगे बेकार है, ऋषि और फकीरों के आगे यहाँ के राजा भी महान नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था इस बुक में। और देखिए, अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि संविधान, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक राष्ट्र जिसके पास की ऐसा संविधान है, हमारे देश जैसा संविधान है, इज़ फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, जो कि अदर कंट्री के साहित्य से सीखता है और अदर कंट्री को सिखाता है बहुत कुछ। तो ऐसा संविधान कहीं और नहीं है लाइक हमारे देश में जैसा संविधान है। उसके बाद देखिए, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, हमारे जो राष्ट्र थे वहाँ कोर्ट्स थे, कोर्ट्स मतलब न्यायालय, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, लॉयर्स मीन्स वकील और डॉक्टर्स भी थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, यानी कि लेकिन वे सभी जो थे वो एक बंधन में बंधे थे, यानी कि हमारे जो कोर्ट थे, लॉयर थे, डॉक्टर थे, वे सभी एक बंधन में बने थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, यानी कि सभी जानते हैं कि ये जो प्रोफेशन, यानी कि ये जो पेशा था डॉक्टर्स का या फिर वकील का, वेर नॉट पार्टिकुलरली, यानी कि ये पूरी तरह उच्च नहीं था, ये श्रेष्ठ नहीं था। मोरओवर दिस वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रॉब पीपुल, यानी कि ये जो वकील थे, ये वेद्स थे, ये लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स, यानी कि ये लोगों पे निर्भर थे, ये लोग सामान्य लोगों पे, पीपुल्स पे निर्भर थे, बल्कि उनके मास्टर्स यानी कि उनसे श्रेष्ठ और उनसे उच्च नहीं थे।
जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर। टॉलरेबली फेयर जस्टिस वाज का इसका मतलब होता है कि न्याय जो था वो निष्पक्ष था। आपने सुना होगा कहीं कहीं कि निष्पक्ष वोट होंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे, निष्पक्ष फैसला सुनाया जाएगा किसी के पक्ष में। इसका मतलब है कि किसी का पक्ष नहीं लेना, कोई गलत काम नहीं करना, रिश्वत लेकर किसी को गलत साबित नहीं करना। तो इसीलिए वहाँ कहा जा रहा है कि जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, यानी कि जो हमारे यहाँ का न्याय था वो पूरी तरह से निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। जो ऑर्डिनरी रूल था, जो नकली रूल था, उन्हें क्या किया गया कि इनको अवॉइड किया गया। अवॉइड मीन्स हटाना या फिर ध्यान नहीं देना, उसे छोड़ देना, तो अवॉइड किया गया हमारे कोर्ट्स के द्वारा, तो इन्हें अवॉइड किया गया। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि देयर वेर नो टॉर्ट्स टू ल्यूर। देयर वेर नो टॉर्ट्स टू ल्यूर। टॉर्ट्स का मतलब होता है दलाल, टॉर्ट्स का मतलब दलाल होता है और ल्यूर का मतलब होता है ललचाना। ये जो ब्लैक ब्लैक से लिखा हुआ है उसके मीनिंग्स आप जरूर देखेंगे, ये आगे काम आएंगे आपके। तो ये जो देयर वेर नो डाउट्स, यानी कि हाँ ऐसी कोई दलाली नहीं थी, ऐसे कोई लालच नहीं था जो कि लोगों में किसी प्रकार की बुराई को उत्पन्न करे। तो दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। और इस तरह की बुराई, दिस इविल यानी कि इस तरह की बुराई अधिक से अधिक कहाँ देखे गए, कहाँ नोटिस किए गए, तो ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यानी कि राजधानियों में और राजधानियों के आसपास के इलाकों में। तो इनमें साफ साफ इनका कहने का मतलब था कि छोटे जो गाँव होते हैं, होम रूल होते हैं, वहाँ इस तरह की बुराइयाँ नहीं होती है, बल्कि इस तरह की बुराइयाँ जो देखी जाती है वो कैपिटल्स में और उसके आगे देखे जाते हैं। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। जो सामान्य लोग थे वो जो रहा करते थे स्वतंत्रता पूर्वक, वे एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, यानी कि उनका पेशा कृषि करना था। एंड दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे इंजॉय करते थे ट्रू होम रूल का, यानी कि घर में रहने वाले जीवन का, अपने गाँव में रहने वाले जीवन का आनंद लेते थे। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, ये आगे आपको एक्सप्लेन करने भी आएगा। ये एक लाइन दे दिया जाएगा, इसका आपको अच्छा बड़ा सा यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करना होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये तो बुक से ही करना है आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से, यूरोपियन सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद वाई डज गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने क्यों कहा कि माइंड, जो हमारा मस्तिष्क होता है, वो एक बेचैन पक्षी है, रेस्टलेस बर्ड है, और क्या ये माइंड रेस्टलेस बर्ड है, ऐसा हो सकता है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस बर्ड, कैसे माइंड हमारा रेस्टलेस बर्ड बनाता है, रेस्टलेस बर्ड है। तो वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिजूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें रोका लग्जरी लाइफ जीने से, और जो ये लग्जरी लाइफ जीने से और ये जो होते हैं हमारे आनंद भरे जीवन से। तो इनका कहना है कि क्यों उन्होंने ऐसा रोका, क्यों इन्होंने ऐसा सोचा। तो वाई डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने सही किया, ऐसा करके उन्होंने सही किया, ऐसा इसमें क्वेश्चन किया जा रहा। उसके बाद है वाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार क्यों हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। क्यों महात्मा गांधी ने ऐसा कहा कि हम जो सालों से एक ही हल से करते आ रहे हैं खेती, एक ही चीज़ें उपजाते आ रहे हैं, शुड बी डू द सेम थिंग इवन टुडे, क्या हमें अभी वर्तमान में भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद है हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज़। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनका कैसा व्यू था, कैसा विचार था लार्ज सिटीज़, बड़े शहरों के बारे में। जैसा कि मैं अभी बताई थी, वहाँ थीव्स होते हैं, गैंग्स ऑफ थीव्स, रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूशन, नॉट वाइस फ्लोरिशिंग, तो ये तरह। उसके बाद है वाई वेर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, वे क्यों स्मॉल विलेज में, छोटे से गांव में खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं। उसके बाद है हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, वो कैसे होम रूल को, यानी कि ट्रू होम रूल को अपनाते एंजॉय करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं जिस दिन कराऊंगी उस दिन मैं क्वेश्चन आंसर ये सब करा दूंगी आपको ऑन बोर्ड। तो आज सिर्फ मैं इनका एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन, 9 नंबर है, आप देख लीजिएगा। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जैसा कि मेरे द्वारा अगर इंडियन सिविलाइजेशन का, भारतीय सभ्यता का वर्णन किया जाए, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, यानी कि तो वैसा ही वर्णन, वैसा ही विचारधारा यहाँ के वोटर्स, यानी कि हमारे देश को जो मत देते हैं, हमारे देश को जो मानते हैं कि हाँ हमारा देश महान है, उनका भी वही कथन था जो कि हमारा कथन था, हमारी सभ्यता का जो कथन था। उसके बाद
in no part of the world and under no civilization have all men attained perfection। यानी कि हमारे जो देश हैं इसके वफादार लोग, इनके तरफदार लोग ने कहा कि हमारा देश बहुत बढ़िया है, जैसा कि मेरा भी कहना है। तो दुनिया के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता में वहाँ के सभी लोग इस प्रकार से नहीं कहते, यानी कि सभी लोग परफेक्शन को नहीं अपनाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट, यानी कि द टेंडेंसी जो है हमारे सिविलाइजेशन की टू एलिवेट, यानी एलिवेट का मतलब बढ़ाना होता है, द मॉरल बीइंग, यानी कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है वो मॉरल बीइंग का मतलब नैतिक विचार या फिर चरित्र को बढ़ावा प्रदान करती है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी, और जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता जो है वो अनैतिक विचार को, प्रोपगेट का मतलब होता है फैलाना, यानी कि वो अनैतिक विचार को, चरित्रहीन चीज़ों को फैलाती है। तो द लेटर इज गॉडलेस। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो पार्ट में बांटा गया है। यहाँ से द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, यहाँ कॉमा दिया हुआ है, इसका मतलब ये पार्ट अलग है। उसके बाद है दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी, ये दूसरा पार्ट है। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट। तो यहाँ कह रहा है द लेटर इज गॉडलेस, लेटर का मतलब बाद का, तो यानी कि बाद का जो ये पार्ट है, ये जो पश्चिमी सभ्यता के बारे में बाद में कहा गया है, ये गॉडलेस है, यानी कि ये भगवान में विश्वास नहीं करता है, ये आस्था विहीन है भगवान में। एंड द फॉर्मर इज वेस्ट ऑन, फॉर्मर का मतलब जो पहले का, यानी कि जो हमारी भारतीय सभ्यता के बारे में बताई गई, तो ये जो पहले का पार्ट है ये वेस्ट ऑन अ गॉड, यानी कि ये देख लीजिए आप यहाँ पे, वेस्ट ऑन बिलीव इन गॉड, यानी कि ये भगवान पे विश्वास करने वाला ये हमारा सभ्यता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बियोब्स एवरी लवर ऑफ इंडियन टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। तो इसमें कहा गया है कि अगर जो भी सो अंडरस्टैंडिंग, सो समझते हैं, जो भी विश्वास करते हैं हमारी भारतीय सभ्यता पे, वे हमारी भारतीय सभ्यता से उसी प्रकार चिपक कर रहें जिस प्रकार से कि एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक कर रहता है। तो यहाँ साफ साफ कहना है कि भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी बेहतर है, और अगर आप इस बात को मानते हैं, आप भारतीय सभ्यता को उच्च मानते हैं, तो आप भी उसी तरह से चिपक कर रहें इस सभ्यता से, इस सभ्यता को अपनाए रहें, इसमें परिवर्तन ना करें, जैसा कि एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक कर रहता है। उसके बाद देखिए आई एम नो हेटर ऑफ द टी है यहाँ, हेटर ऑफ द वेस्ट, यानी कि महात्मा गांधी का कहना था कि मैं पश्चिमियों की निंदा नहीं करता हूँ। आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमियों की निंदा नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग, यानी कि मैं तो धन्यवाद करता हूँ पश्चिमियों की, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, यानी कि मैं जो पश्चिमी साहित्य से बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पश्चिमी सभ्यता की। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, लेकिन मैं जो वर्तमान की सभ्यता है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। दैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाईएस्ट, फुलेस्ट देखिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, यानी कि दैट अगर मैं चाहता हूँ कि इफ़ यहाँ है दिया हुआ, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं भारत को उसकी सबसे ऊंची चोटी तक ले जाऊँ, पीक तक ले जाऊँ, सबसे हाईएस्ट मार्क तक ले जाऊँ, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, तो मुझे अवश्य ही, मस्ट मीन्स अवश्य होता है, अवश्य अपने कंट्री के लोगों से कह देना चाहिए फ्रेंकली, साफ साफ, कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि सालों सालों के एक्सपीरियंस के, सालों सालों के अनुभव के आधार पे, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन के अनुभव के आधार पे, आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने एक लेसन पढ़ा। ऐसा महात्मा गांधी का कहना था कि मैं अपने जो सभी देशवासियों हैं उन्हें ये बात फ्रैंकली बताना चाहता हूँ कि मेरे हर दिनों यानी वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पे जो मैंने ये सीखा एक लेसन, कि फ्रॉम इट एंड इट दैट वी मस्ट सन इट ऑल एट कॉस्ट, यानी कि हमें जो है सालों के एक्सपीरियंस से ये पता चल गया कि हमें किसी भी कीमत पर ये जो पश्चिमी सभ्यता है, इस पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना है। इस पश्चिमी सभ्यता को किसी ऑल द कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी कीमत पर हमें इस पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना है। तो आज आपने यहाँ तक पढ़ा, इसका साफ साफ मतलब था कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो भारतीय सभ्यता की तरह नहीं है। भारतीय सभ्यता जहाँ एक तरफ भगवान को पूजता है, वहाँ पश्चिमी सभ्यता भगवान को नहीं मानता है। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता में
बुराइयां होती हैं और जो ये निंदा नहीं करते हैं। महात्मा गांधी का कहना है कि मैं निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन जो ये पश्चिमी सभ्यता होती है इन्हें हमें नहीं अपनाना। हमें जो मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान की सभ्यता है, हमें इसे नहीं अपनाना है। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और पिछली 2 वीडियोज़ देखिए, आप पूरी तरह समझ जाएंगे। और कल मैं इसे समाप्त ही कर दूँगी। यहाँ तक है देखिए पार्ट, तो कल मैं इसे पूरी तरह समाप्त कर दूंगी, सारा एक्सप्लेनेशन, फिर बोर्ड पे समरी बताऊंगी, ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर सब आपको कराऊंगी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपका ये चैनल अभी से लेकर आपके एग्ज़ाम तक प्रॉपर आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको सारी चीज़ें बताएगा, सब कुछ समझाएगा, आपको बहुत सारे कंटेंट देगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर करेगा। क्योंकि लॉकडाउन में सारे ऑफलाइन कोचिंग्स बंद है, तो ऐसे में मेरी ये पहल है कि आप लोगों तक अच्छी शिक्षा पहुंचाया जा सके। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, तब तक के लिए घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। और हो सके तो कल यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ के आइएगा, तो पढ़ के आने में और ज़्यादा मज़ा आएगी चीज़ों को पढ़ने में। तो कल फिर हम एक्सप्लेन करते हैं बाकी का पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।